बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के साथ होगा। ये वाक़या आप सबको मालूम है कि इस्लामाबाद के मुज़फ़्फ़र तरलई के इलाके में पेश आया, जहाँ पे तरलई के इलाके इमाम बारगाह के गेट पर यह खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें अभी तक की जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 31 अफराद जान की बाजी हारे और 170 से ज़ायद का ये नंबर है जो अफराद ज़ख्मी हुए। कुछ की हालत इस वक्त भी तशवीशनाक बताई जा रही है। और इस्लामाबाद के इलाके तरलई खुदकुश धमाके के जो हमलावर है उसकी शनाख्त भी हुई। अभी तक जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की बाकायदा तरबियत हासिल कर रखी थी और वो मुतअद्दिद मरतबा अफगानिस्तान का सफ़र भी कर चुका था। ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है हमारे लिए और पाकिस्तान की तारीख़ में भी इस दिन को जो है वो दर्द के साथ ही याद किया जाएगा। बहरहाल जो ख़बरें आई उसके मुताबिक वाक़े के बाद पुलिस, रेस्क्यू रेंजर्स और पाक फ़ौज के जवान जो है वो फ़ौरी तौर पर मौके पर पहुँचे और IG इस्लामाबाद ने शहर में एमरजेंसी नाफिज की है। तो ये तो ख़बरें चलें एक तरफ आती हैं, लेकिन इस पर बात करेंगे हम। अपने शो का आगाज़ जो इसी से करेंगे। मुझे शो में ज्वाइन कर रहे हैं फ़िलहाल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और कुछ ही देर में मुझे साथ ही ज्वाइन करते हैं हसन अल। बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला साहब, ये जो आज अफसोसनाक वाक़या आया, यकीन करें इसका तो जिक्र करते ही दिल दहक जाता है। सर, ये वाक़या जो है हमारे लिए आज कितना दर्दनाक है और ये क्या मैसेज लेके आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं अपने और तहरीक जवानान पाकिस्तान की तरफ से ताज़ियत पेश करता हूँ और इसको शिद्दत से कंडेम करता हूँ। मेरे ख़्याल में आज कोई आँख ऐसी नहीं है जो इस अफ़सोसनाक वाक़े पर जो है वो पुरनम ना हो। दूसरी जानिब जो है वो हम ये भी जानते हैं कि दहशतगर्दों के लिए धरती जो है वो सिकुड़ती जा रही है। अब जो बलूचिस्तान में कार्रवाई हुई और जिस तरीके से 216 लोगों को जहन्नम वासिल किया गया, इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। इससे बात ये नज़र आ रही है कि दहशतगर्द जो है अब वो सरासीमगी का शिकार हैं। वो भाग रहे हैं इधर-उधर और फिर वो ज़ाहिर है सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं उनको निशाना बनाते हैं। इस्लामाबाद इसलिए भी चुना गया क्योंकि उज़्बेकिस्तान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाए हुए थे हुँ। और ऐसे वक़्त के अंदर जो है दुनिया के तमाम मीडिया जो है उसका फ़ोकस इस्लामाबाद की तरफ है। इस वजह से उन्होंने एक ऐसी जगह को निशाना बनाया जहाँ मेरे ख़्याल में नमाज़ी जो है वो सजदा रेज़ थे अल्लाह के हज़ूर। तो ये तो जाम शहादत हुँ। उन्होंने नोश कर लिया, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इसमें जो IG इस्लामाबाद हैं, उनके फर्स्ट कज़न भी जो है वो जाम शहादत नोश किया। इसी हुँ। तरीके से जो है वो तकरीबन जो ऑलमोस्ट 27 जो 80 28 बॉडीज़ जो हैं, वो पिम्स के अंदर लाई गईं और बाकी 3 जो हैं, वो लेके आए गए अभी तक जो जो प पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल है। हुँ। जहाँ तक इसका ठीक। ताल्लुक है कि इसके ताने-बाने जो हैं, ज़ाहिर है इसके अंदर प्लानिंग होती है, हुँ। एग्ज़ीक्यूशन होती है, इसके अंदर जो है वो मॉनिटरिंग होती है और जो इलाके की रेकी की जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हो रही थीं, लेकिन पाकिस्तान 250 मिलियन का मुल्क है। हर जगह जो है वो सिक्योरिटी फ़ोर्स को डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमें एक काउंटर नैरेटिव जो है उसको मज़बूत करना पड़ेगा। दहशतगर्दों को ठीक है कि दहशतगर्द जो है अब किसी नैरेटिव की मेरे ख्याल में उनको ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ खून दिखाना है। अब्दुल्ला साहब, हसन साहब भी हमें अब ज्वाइन कर चुके हैं, उनको गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। हसन, अब्दुल्ला साहब ने एक पॉइंट रेज किया, ही सेड कि ये सिर्फ और सिर्फ खून दिखाना चाहते हैं और मैं चाहूंगी कि इस पॉइंट को भी हम रेज करें। वुड यू आल्सो डिस्क्राइब द इस्लामाबाद ब्लास्ट एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रेटजी, जहां पे इनका मकसद ये कि फियर क्रिएट किया जाए, खौफ फैलाया जाए माशरे के अंदर, रादर देन लार्ज स्केल कैजुअलिटीज? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, देयर इज़ नो डाउट कि ये एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम जो है उसका एक छोटा-सा हिस्सा है। ये जो दहशतगर्दी चल रही है, जितनी भी दहशतगर्द ऑर्गनाइज़ेशंस पाकिस्तान में एक्टिव हैं, उनका लार्जर एजेंडा ये, बिकॉज़ ऑल ऑफ देम नो कि इनका कोई कंपैरिज़न नहीं है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। पिछले 70-80 सालों से दे हैव बीन ट्राइंग टू ब्रेक पाकिस्तान। इनको पता है कि ये नहीं कर सकते। सो इनका मकसद इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है कि ये पाकिस्तान के अंदर सेंस ऑफ फ़ियर क्रिएट करें।
यस। सेंस ऑफ फियर क्रिएट करने से इट फीड्स इन द प्रोपेगेंडा। जब प्रोपेगेंडा को फीड किया जाता है तो पाकिस्तान का जो राइज है वो एक तो उसको उसको ये ख़राब कर सकते हैं। दुनिया में जो परसेप्शन क्रिएट पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं पाकिस्तान की परसेप्शन, वो ये कर सकते हैं। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसकी जितनी भी ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे टीटीपी हो चाहे बीएलए हो, इनको इस वक्त ये एक इट गोज़ विदाउट सेइंग कि इनका बहुत बड़ा इस वक्त जो इशू है वो रिक्रूटमेंट का है, क्योंकि पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इनके खिलाफ आईबीओज जिस तरीके से कर रहे हैं, पिछले 4 या 5 दिनों में बलूचिस्तान में हमने तकरीबन 15% के करीब बीएलए के दहशत गर्दों को मार दिया है। सो ये किसी न किसी तरह से इस तरह से रेलिवेंट रहने के लिए इनको अटैक्स की ज़रूरत है और ये इसी वजह से कर रहे हैं। केपीके के अंदर आपने देखा एक परसेप्शन क्रिएट हो रही थी दहशतगर्दी के खिलाफ, जो है पाकिस्तान जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है स्पेशली इन पास्ट 1 to 2 वीक्स, सो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और फिर उसके बाद बलूचिस्तान वाला फैक्टर है। तो इन सारे एस्पेक्ट को अगर आप कलेक्टिवली देखें तो ये इन इन तमाम वजूहात की, और स्पेशली लाहौर के अंदर जो फेस्टिविटीज़ और इवेंट्स हो रहे थे, पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट इमेज जो है पूरी दुनिया में जा रहा था। जा रहा था बिल्कुल। लाहौर की जो टिकट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगे शहर की टिकट बन चुकी थी, मिल नहीं रही थी। सो पूरी दुनिया में इस बात को के बारे में बात हो रही थी कि लाहौर में ऐसा क्या हो रहा है। और पाकिस्तान फिर से मंजर आम पे अपनी सॉफ्ट पावर के, मई में अपनी हार्ड पावर के थ्रू आया, और अभी पाकिस्तान सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन भी अपनी करना शुरू हो रहा था। तो जाहिर है जो हमारे दुश्मन बैठे हैं अफगानिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, उनको ये बात दे कैन नॉट एब्जॉर्ब इट। सो ये उसकी, ये जो अभी जो अटैक हुआ है मस्जिद के अंदर, ये उसका एक वो आप ये कह सकते हैं कि रिटेलिएशन है उनकी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त साइकोलॉजिकल मैसेज की, ये जो साइकोलॉजिकल मैसेजिंग होती है, इसमें इस्लामाबाद को स्ट्राइक करना, ये पाकिस्तान की जो एडवर्सरीज हैं, ये क्या सिग्नल करता है और ये कितना इम्पोर्टेंट है इस्लामाबाद को टारगेट करना? इस्लामाबाद के ऊपर पहले भी तो आपको पता है कि कचहरी के ऊपर हमला किया गया था, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जी आप ये बताना चाहते हैं, तासुत देना चाहते हैं दैट यू हैव द एबिलिटी टू हिट द कैपिटल सिटी, यू नो। और जाहिर है कैपिटल मैटर करता है, और सिक्योरिटी के इंतजामात भी बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। जी जाहिर है, और उज़्बेकिस्तान के सदर क्योंकि आए हुए थे तो सिक्योरिटी के इंतजामात तो थे। लेकिन देखिए ये सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं, इसमें मतलब ये कोई अनहोनी बात नहीं है। 1 मिलियन कैमरास लगाए हुए थे वहाँ बर्तानिया के अंदर, लेकिन 7/7 की बॉम्बिंग हो गई थी। फिर इसी तरीके से जो आप देखें 9/11 का आप देख लें, तो अमेरिका के अंदर तो उनका तो बजट और हमारा बजट तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ एक सिक्योरिटी लैब्स जो है इट टुक प्लेस, और पेंटागन तक जो है वो उनके जो प्रोजेक्टाइल्स थे वो वहाँ पहुँच गए थे। अब इस सारे के अंदर जो है पाकिस्तान के बिल्कुल फिस्ट फुल ऑफ रिसोर्सेज हैं। एक तरफ अफगानिस्तान में हिंदुस्तान से हम लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की फोर्सेस जो हैं वो इस टाइम पे एस्केलेशन उन्होंने रखी हुई है बॉर्डर्स के ऊपर। तीसरी जानिब जो है इंटरनेशनल जो तमाम एजेंसीज हैं, मासवाए 1-2 कंट्रीज के, वो सारी बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशनल हैं, और हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो उनसे नबर्द आजमा है तन तनहा। अब ये हमारे रिसोर्सेज को देखें, दूसरी जानिब जो है जाहिर है प्रॉक्सीज उनकी जो काम कर रही हैं। अब कुलभूषण यादव को मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया है कि अब उसको वी शुड हैंग हिम हाई, और देखते हैं टू हेल विद इंटरनेशनल लॉज। इंटरनेशनल लॉज ने पहले क्या किया, लेकिन अब कुछ हम काम कर रहे हैं। जैसे मेरे ख्याल में जो यूनाइटेड नेशन के अंदर इन तमाम दहशतगर्दों को बाकायदा प्रॉपरली हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। गो के यूरोप ने, अमेरिका ने, चाइना ने और बरतानिया ने इनको और पाकिस्तान ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल जब इनको हम जो है वो हार्नेस करेंगे, तो उससे ये होगा कि इनके जो फाइनेंसर्स हैं, इनके जो अबैटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, उन सबको एक मेरे ख्याल में नकेल डालने का मौका मिल जाएगा। इसी तरीके से जो हिरब्यार मरी और दीगर जो क़यादत इनकी बाहर बैठी हुई है, वो फिर आसानी से बाहर नहीं बैठेगी, बल्कि उनको जो है ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। चौथी चीज़ जो उसके अंदर है, वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को अब देखना है कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आप खुद देखें कि अमेरिका ने इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो हाकाल जो वेबसाइट है इनकी और इसी तरह से दीगर इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अभी तक
ऑपरेशनल हैं और बिलखसूस इंडिया से जिस तरह से हैशटैग बन रहे हैं, एल्गोरिदम्स बन रहे हैं, ये इस बताते हैं कि इंडिया एक टेररिस्ट जो फाइनेंसर भी है और टेररिस्ट को प्रोजेक्ट भी करता है और टेररिस्ट जो एक ऐसा मुल्क जो कि टेररिस्ट एक्सपोर्ट भी करता है, वो कनाडा में हो, वो अमेरिका में हो, वो आपके कतर में हो, वो ऑस्ट्रेलिया में हो, वो बांग्लादेश के अंदर हो, वो नेपाल के अंदर हो, वो श्रीलंका के अंदर हो, मालदीव के अंदर हो या पाकिस्तान में हो। और भारत जो है एक एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म बन गया है। लेकिन मकसद यहाँ यह है कि इस सब के बावजूद मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक डील जो है वो यूरोप उनके साथ साइन कर लेता है, डिस्पाइट दे नो कि इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन की 3 ऐसी रिपोर्ट मौजूद है जिसमें मजहबी आज़ादी को सल्ब करने वाला सबसे बड़ा मुल्क भारत बना है। दूसरी जानिब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स कहती हैं कि 24 दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत के जेर साया पल रही हैं और इंडिया है वो जाके उनके साथ जो है वो उनको सपोर्ट करता है और अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ डिफेंस डील साइन करता है। तो आई वुड अर्ज यूरोपियन यूनियन एंड आई would also request the United States of America to review their policy towards India. They must not support a country or sign a nuclear or economic deal with a country who are exporting terrorism to every nook and corner of the world. ठीक है, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज किया। हसन जो ये बात करें तो अब्दुल्ला साहब इसको कंसिडर करते हुए मैं ये भी ऐड करूँ कि नो डाउट पाकिस्तान की जो स्टेट है उसकी पॉलिसी वो रिएक्टिव भी ज़रूर है और हम प्रिवेंशन की तरफ भी जाते हैं। अब जब पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पे बार बार विद प्रूफ ये बात साबित कर चुका है कि पाकिस्तान को स्टेट टेररिज्म का सामना करना पड़ता है और वो फंडेड है, वो उसमें हिंदुस्तान का नाम आता है, उसमें अफगानिस्तान का नाम आता है, उसमें इजराइल का नाम आता है, हिंदुस्तान और इजराइल के नेक्सस का नाम आता है और पाकिस्तान ने ये बार बार सबूत के साथ जाके साबित किया और डिप्लोमेटिकली इसको प्रूव भी किया। तो अब जो हसन साहब बात करें कि यहाँ पे यूएसए को भी खास तौर पे अपनी या फिर यूरोपियन यूनियन तमाम इदारों को भी और ममालिक को भी अपनी जो खास तौर पे पॉलिसी है इंडिया को लेके उसको रिव्यू करना चाहिए। डू यू थिंक दिस शुड बी डन नेक्स्ट? देखिए, आई थिंक ऑलरेडी जो डिप्लोमेसी इज़ अ वेरी सेंसिटिव, इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम। बज़ाहिर चेहरे हंस रहे होते हैं, हाथ मिला रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बिल्कुल एक डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले टैरिफ जो था वो 3% था। 50% टैरिफ लगाया, फिर 25 किया, 18 कर दिया और 18% टैरिफ के ऊपर जो है इंडिया के अंदर जश्न मनाया मुआहिदा तय पा गया। जी, कल नरेंद्र मोदी को उन्होंने बीजेपी के सेंटर में बुला के हार पहनाए। तो टैरिफ को अगर आप फैक्चुअली देखें तो 3% टैरिफ था, 18% टैरिफ लग गया। इसमें फायदा इंडिया का तो नहीं हुआ, इसमें तो फायदा यूएसए का हुआ। और फिर ऑन टॉप ऑफ इट जो अमेरिका से चीजें जा रही हैं, इंडिया एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट, उनकी एक रेड लाइन है और वो है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो एक इम्पोर्ट्स बर्दाश्त नहीं करते, उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को। क्योंकि बीजेपी को ये लगता है और ये हकीकत भी है इसकी कि अगर वहाँ का किसान डिस्टर्ब हुआ तो इंडिया टूट जाएगा। इंडिया की तारीख में जो बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं पिछले 20-25 साल में वो किसानों ने किए और वो इस वजह से WTO के मेंबर भी बनने लगे थे 70s 80s के अंदर। और उसके बाद भी जब इस तरह की मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के भी वो मेंबर बनने लगे थे, तो वो अपनी ट्रेड को, जो अपनी एग्रीकल्चर है उसको प्रोटेक्ट करते, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करते। सो अब अमेरिका ने उनके जो ये वाला सारा मामला हुआ है, एग्रीकल्चर वाली जो रेड लाइन थी उसको भी ब्रीच किया और इंडिया मान गया कि हम अमेरिका से अपने किसानों के लिए प्रोडक्ट्स लेंगे। अब इंडिया की जो इंडस्ट्री है उससे घर चलते हैं किसानों के, और जो अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर है वो बहुत हाई एंड है, हाईटेक है, तो इंडिया तो ये कंपैरिजन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। सो यहाँ पे ये दूसरा प्रॉब्लम भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो लिंडसे ग्राम हैं जो ट्रंप के साथ, वो ये बात कर रहे हैं कि हमने इंडिया को रोक दिया है रशिया से ऑयल लेने के लिए। ये पूरी दुनिया के लिए सबक है कि अगर तुमने रशिया से ऑयल लिया तुम्हारे साथ हम वो सलूक करेंगे जो हमने इंडिया के साथ किए। सो अमेरिका, इस पे वी कैन हैव अ डिफरेंट शो, लंबी बात हो जाएगी कि अमेरिका और इंडिया के जो हालात हैं वो अब मजीद ख़राब होंगे। वो ये छोटी मोटी ट्रेड डील से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये, उसके पीछे एक और बहुत बड़ी स्टोरी है। बाकी जो ये टेररिज्म पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, अब पूरी दुनिया इसको देखना शुरू हो गई है एज अ टेरर एक्सपोर्टर। इंडिया के अमेरिका के अंदर एक शख्स है जिसका नाम एशली जे टेलिस था। अच्छा।
अक्टूबर के अंदर ये वो शख्स था जिसने अमेरिका की और इंडिया की पिछले 20 साल में सारी फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन की। ये प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी का मेंबर था, और इसी शख्स ने अमेरिका और इंडिया की न्यूक्लियर डील और चाइना किस तरीके से काउंटरवेट के तौर पे सामने आएगा, और सारी जो इंडिया दहशतगर्दी इस खत्ते में कर रहा था उसको जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, दैट वाज थ्रू एशली जे टेलिस। अच्छा। अक्टूबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एस्पियोनाज के केस में जेल में डाल दिया। सो जो हैं सरफेस के ऊपर जो आ रही हैं, वो जो डिप्लोमेसी या इंटेलिजेंस की गेम्स हैं, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो अमेरिका और इंडिया के हालात और इंडिया के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो भी, आप जो बात कर रही हैं, वो भी नीचे की तरफ जा रही है। दुनिया में इंडिया आइसोलेट होता चला जा रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर जो कर रहे हैं, ये उसी तरह ये दहशतगर्द कर रहे हैं जिस तरह एक मछली पानी से निकलते ना तड़पती है। तो जो प्रेशर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इन पर पड़ा हुआ है, ये उसका रिएक्शन है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, आपका जल्दी से इस पे कमेंट चाहूंगी कि डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है टू काउंटर दिस काइंड ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस? देखिए, डिप्लोमेटिक ऑप्शन तो यही हैं कि हम अभी एक नया डोजियर जो है वो फाइल कर रहे हैं, 5 पहले कर चुके हैं, ये छठा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट्स 0 हैं और अभी तक की इंटरनेशनल जो सपोर्ट थी वो हमें नहीं आई। काइनेटिक डोमेन के अंदर हम काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस जारी हैं। जब हमने स्ट्रैंगुलेशन ऑपरेशन किया, साइऑप्स किया, इसको इस्तेमाल किया, तो फिर आपने देखा कि उसके बाद दहशतगर्द भागे हैं। लेकिन आई टेंड टू डिसएग्री, क्योंकि हम जो है वो अब सच बोले। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम नहीं हो रही, दहशतगर्दी बढ़ रही है। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट्स बाय अ लोकल थिंक टैंक ऑफ इस्लामाबाद, जो कि बड़ा वेल एंड रिनाउंड है, इट सेज कि 74% दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और अब इस्लामाबाद इज आल्सो बीइंग टारगेटेड। तो मेरे ख्याल में हमें वी हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ वी आर कमिटेड। हम अपनी नई मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दों की कमर तोड़ रहे हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर को जो है काउंटर कर रहे हैं, और उनके जितने भी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं और उनके जो सैटेलाइट इमेजेस उनको फराहम किए जाते हैं इंडिया की जानिब से, उनको हम काउंटर कर रहे हैं, और उनके जो मेन बंदे जो हैं उनको हमने मार दिया है। और इंशाअल्लाह ताला बाय मिड ऑफ दिस ईयर आई बिलीव कि हम फिर टेररिज्म जो है वो राइज होने के बजाय फिर इंशाल्लाह ताला डिक्लाइन के ऊपर जाएगा। ठीक हो गया। हसन, इस पे 30 सेकंड्स में आप कमेंट करना चाहें तो। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब उनके बंदे हमने मार दिए हैं, जब उनके 15% दहशतगर्दों को हमने मार दिया है, जब उनको हम टारगेट कर रहे हैं, जब हमारे आईबीओज अच्छे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब हम मान रहे हैं, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि दहशतगर्दी ज़्यादा हो रही है? तो फैक्चुअली ये डायकोटमी आ गई ना बात के अंदर। सो मैं भी यही आपसे बात कर रहा हूँ कि दहशतगर्द वाक़यात, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उनमें हो सकता है इंक्रीज हुआ हो, कि उसकी वजह ये है कि हम आईबीओ ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका ये हरगिज नहीं है कि दहशतगर्दी इंक्रीज हो रही है। आप अगर उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो आप कैजुअलिटी एक्सचेंज रेशो को देखते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि दहशतगर्दी ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम दहशतगर्द वाक़यात उठा लेते हैं कि इतने हुए और हम कहते थे, फ्लैश करते रहते हैं टेलीविजन के ऊपर कि दहशतगर्दी ज़्यादा होगी। सो दिस इज बेसिकली रिसर्च मॉडल के अंदर फ़र्क है। पूरी दुनिया एक चीज के ऊपर आप काउंटर टेररिज्म या टेररिज्म को मैयर नहीं करते, एक पूरा मैकेनिज्म होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, जिसकी बेस पे आप इसको एनालाइज करते हैं। ठीक हो गया। वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक शामिल करते हो, जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। एक तरफ बानी पीटीआई इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट बिल आखिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी गई। जेल हुकाम कहते हैं कि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के मुताबिक मुकम्मल तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनका तो मौक़िफ़ ये है कि रिपोर्ट में शफाफियत ही नहीं है। ख़ानदान और मौलजीन जो हैं उन तक मुकम्मल रसाई नहीं हासिल हुई और अदालती अहकामात के बावजूद ताख़ीर भी हो रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। तो यहाँ पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि ये सिर्फ कैदी की सेहत का मामला नहीं है, ये एक साबिक़ वज़ीर आज़म है, एक बड़े सियासी लीडर के बुनियादी हुकूक और एक आम पाकिस्तानी के तौर पर भी अगर देखा जाए तो उसके बुनियादी हुकूक का सवाल है। इसी दौरान 9 मई के मुकदमात में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से जुड़े शवाहिद पर नया तनाज़ा भी खड़ा हुआ। फॉरेंसिक लैब
और नादरा रिपोर्ट्स अदालत में मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानूनी अमल अपनी रफ्तार से चल रहा है या फिर यहाँ पे भी हमें कोई इसका सियासी एलिमेंट दिखाई देता है? तो इस पे भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या जो तफ्तीश है वो आज़ादाना तौर पे हो रही है या जो रियासती इदारे हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी है भी या नहीं। अच्छा, उसके अलावा हम इस सेगमेंट में ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 8 फरवरी का एहतजाज है वो उसकी बातें सिर्फ नहीं हो रही बल्कि उस पर अमली तौर पर काम होता हुआ भी नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से ताजिर बरादरी से बज़ाहिर राब्ता भी किया जा रहा है, जबकि ताजिर बरादरी कुछ खबरें ये आ रही हैं कि वो वाज़े कर चुकी है कि वो शटर डाउन का हिस्सा नहीं बनेगी। हुकूमत खुसूसन मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि पहिया-जाम जो है वो जमहूरी एहतजाज नहीं बल्कि अवाम को यरगमाल बनाने के मुतरादिफ है। इस पर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि आइन, पार्लियामेंट और सूबाई खुदमुख्तारी को नज़रअंदाज किया जा रहा है और सियासत को तसादुम की तरफ धकेला जा रहा है। तो ये एलिमेंट भी ज़रूर मैं अपने पॉइंट में अपने प्रोग्राम में डिस्कस करूंगी कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, हमारी मईशत क्या इस बात की मुतहम्मिल है कि इस तरह के एहतजाज किए जाए, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब ये किया ही जा रहा है तो ये किस हद तक सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, और फिर जो सिस्टम है वो इख्तलाफ राय को किस हद तक बर्दाश्त करेगा, क्या कानून सबके लिए बराबर होगा या नहीं होगा, और क्या सियासत का हल सड़क पर है या फिर आइन, पार्लियामेंट और अदालत के अंदर। तो इस पर बात करते हैं। मुझे इस पर बात करने के लिए ज्वाइन किया जी शो में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब ने, साथ ही मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। मंदोखेल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो रिपोर्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि उनको ताख़ीर है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अभी भी उनको ये कन्फर्मेशन ही नहीं है कि इमरान खान की सेहत क्या, और ये जो मामला है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो सर, आपके मुताबिक ये दुरुस्त हुआ मामला जिस तरह से हैंडल किया गया हुकूमत की तरफ से? देखिए, पहले तो एक अफसोसनाक सानिया हुआ। इस्लामाबाद में 31 लोग शहीद हुए जी हाँ। और 28 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। मगर बास चैनल पे नाच गाने जो ना वो अभी तक रुके नहीं है, चाहे वो बसन के नाम भी हो। देखिए, सिंध में, यहाँ कराची में एक म्यूज़िकल नाइट का प्रोग्राम था जो इस्लामाबाद के सानिया की वजह से उनको कैंसिल किए। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बास चैनल में नाच गानों का सिलसिला अभी तक सिलसिला जारी है। क्या ये कुछ दिन के लिए या एक आध दिन के लिए नहीं रोका जा सकता? इतनी पेट बड़े इनके के इश्तिहार मिल रहे हैं नाच गाने का और वो उसी तरह नशर कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल यकीनन पीटीआई अगर ये नहीं कहेंगे तो क्या ये कहेंगे माजी में जो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब न जाने वो इस दुनिया से चले गए, जैसे हिंदुस्तान की चैनल नशर कर रहे थे। उसके बाद उनकी बहन जब मुलाकात की, उन्हें कहा बिल्कुल आशाश बशाश है। तो यकीनन उनको सियासत करनी है और एक छोटे से आंख के दर्द की वजह से जो है ना उनको भी इतना बड़ा इशू बना लिया है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत भी इंजॉय कर रही है इस तरह इशू में नमें बिला दे। भट्टी साहब वो खुद डॉक्टर भी है, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन भी है, तो जाए भट्टी साहब को इजाज़त दे, जाके चेक करे, आंख भी चेक करे और उसका सेहत के बारे में भी बता दे क्या है। आपको भेज दे, किसी और को भेज दे। तो मैं ये समझ रहा हूँ हुकूमत भी तफरीह ले रही है कि अच्छा है थोड़ा सा टॉक शो में होता रहे, कुछ दिन उसको हिलाएंगे जुलाएंगे, फिर उसके बाद मिलाएंगे उनकी बहन को। वो लगे नहीं आशाश पिशाश है। तो ये माजी में कई इस तरह एपिसोड गुजर चुके हैं। तो मंदोखेल साहब, आप बात करें कि जुल्फ़िकार भट्टी साहब भी डॉक्टर है, उनको जाके इमरान खान को देख लेना चाहिए, उनकी मुलाकात होनी चाहिए उनकी फैमिली मेंबर से, उनके डॉक्टर से। तो आपकी तो जमात ये जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी जमात है, आपकी जमात अभी तक कन्विंस क्यों नहीं कर पाई है कि एटलीस्ट एक मुलाकात तो होने देनी चाहिए थी ना? बस हमारी बदकिस्मती है, इनकी हडदर्मी है। तो आप दोनों को जो भी मत ले। मैं तो हमेशा जो है ना, क्योंकि वैसे सोशल वर्कर, मुझे पाकिस्तान का पहला इंसानी हुकूक अवार्ड मिला है, मैं तो कभी भी इन चीज़ों की हिमायत नहीं करता हूँ और हमेशा मैंने इस चीज़ के लिए। और आज ऑलरेडी आइन का आर्टिकल 10 ये भी ये कहता है, जेन मेलवेल भी ये कहता है कि कैदी से, चाहे वो जितने भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, जितने बड़े केसेस उसके ऊपर क्यों ना हो, लेकिन जो कैदी का हक है वो जेन मैनुअल और इंसानी हुकूक और हमारे आर्टिकल 10 के तहत उसको मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, दोबारा ये कहूँगा कि हुकूमत तफरीह ले रही है। हुकूमत जारी बात है इन सारी चीज़ों को तवज्जो उठाने के लिए एक तरफ बसन का मेला चल रहा है, दूसरी तरफ लाशें उठाई जा रही है, तीसरी तरफ इमरान खान का मसला है। तो इन्हीं में टॉक शो चल रहा है। बाकी हुकूमत की कारकर्दगी, हुकूमत की तरक्याती काम, गुर्बत की जो मसले मसाइल है, आवाम की जो लोड शेडिंग है, इस सर्दी के मौसम में भी बिजली की लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग तो ऑलरेडी है, महंगाई और दूसरी सारी चीज़ों को तवज्जो उठाने के लिए हुकूमत को सूट करती है सारी अफरा तफरी फैलाने की।
ठीक है। भट्टी साहब, मंदोखेल साहब का ये मानना है कि हुकूमत जो है वो ये जानबूझ के तफरी कर रही है और ये जो इमरान खान का मामला है वो सही तरह से हैंडल नहीं हुआ। एक मुलाकात उनकी होने देनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत के लिए ये डिस्ट्रैक्शन का बेहतरीन तरीका है, इसलिए ये तमाम तर स्टोरीज जो हैं वो बनाई जा रही हैं या ये मामला जो है इस तरह से इनको मिसहैंडल किया गया। आपकी इस पर क्या राय है? बस मंदोखेल साहब हमारे भाई भी हैं, इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं, और ये कि इनका अपना स्टाइल है कि कभी कभी बस ये अपनी चीज़ों में जो है, जो हक़ायक़ हैं उनको वो ये जुटला भी देते हैं और अपनी मर्जी की जो है वो तबसरे करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि पहली बात तो ये है कि एज इत्तेहादी ये मंदोखेल साहब की पार्टी का और हमारा एक ही विजन है दहशतगर्दी के खिलाफ, और हमने इकट्ठी कुर्बानियां भी दी हैं और हमने इकट्ठा इसका विजन भी बनाया है और इस पे काम भी हम इकट्ठे कर रहे हैं। तो इसलिए वो इस जिम्मेदारी से मुबर्रा तो नहीं हो सकते ना कि वो अगर कहें कि ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही दहशतगर्दी कंट्रोल करनी है और इसमें तो दूसरों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फारिग है, पीटीआई भी फारिग है, जमीयत उलमा इस्लाम भी फारिग है, एमक्यूएम भी फारिग है, सिर्फ ये एक ही जमात का जो है। भट्टी साहब, मेरा सवाल इमरान खान की सेहत से मुतालिक था कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई है। उनकी बात ये है कि देखें इमरान ये इंसानी हकूक के काम करते रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या जेल मैनुअल जो इमरान खान साहब को जो सहूलतें मिलती हैं या जो इमरान खान साहब जैसे एंजॉय कर रहे हैं, हाँ जी, हर किस्म की सहूलतें, क्या वो आम कैदियों को भी मिलती हैं? या ये सारे इंसानी तो सर, क्या इमरान खान एक आम कैदी है? या देखिए, इमरान खान साहब आम कैदी की बात नहीं है मेरी। यह बात सुने, वो खुद ही कहते हैं कि मसावात होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, ये सारे ही कहते हैं। तो अगर दूसरे लोगों के बराबर हक मिलता है तो जेल मैनुअल के मुताबिक ही चीजें उनको चलनी चाहिए ना। कि सर, बाकी कैदियों को उनकी फैमिली मेंबर से मिलाया जाता है, अगर उनकी सेहत से मुतालिक कोई मामला हो जाता है तो उनको डॉक्टर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं और उनकी जो फैमिली होती है उसको इन्फॉर्म किया जाता है। कल मेरे शो में मरियम रियाज भट्टू साहिबा थी, उन्होंने कहा कि हमें कोई बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि इमरान खान की तबीयत खराब हुई है, हमारी इससे कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, हम अभी तक कन्फ्यूजन में कि इमरान खान की सेहत कैसी है। तो क्या एक आम कैदी के तौर पर अगर इमरान खान को ट्रीट किया जाए तो इतना हक नहीं बनता? ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? देखिए, इंसानी हकूक की कैसे खिलाफ वर्जी है? क्या किसी को इतना बड़ा जेल में इतने बड़े कमरे, चहलकदमी, किताबें, टीवी, ये सारी सहूलतें किसी और को भी मिली हुई हैं? सर, मैंने रकबा तो उनकी जेल के सेल का पूछा ही नहीं था। मेरा सवाल ये था कि उनकी जब सेहत खराब हुई है तो उनकी मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही है? अभी भी जो मेडिकल रिपोर्ट उनको मिली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे मुतमईन क्यों नहीं है? ये सवाल था मेरा। नहीं, देखें मैं आपको बताऊं, उनके पहले खुदा न खास्ता पीटीआई ने ये कहा कि वो जब आपको पता है पिछले दिनों ये मामलात हुए तो उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता इमरान खान जो है वो जिंदा भी हैं कि नहीं है। ये इस हद तक खबरें फैलाएंगी। अब उनके देखें 75 ईयर्स एज है उनकी, मैं डॉक्टर हूँ, उसमें अगर कोई मोतिये का या कोई ऐसी चीज जो है जिसको हम कैटरेक्ट कहते हैं तो उसका कोई छोटा मोटा कोई बिनाई का इशू आया है तो उसमें डॉक्टर्स ने पहले चेक किया, फिर उनको पेंस में ला के पूरे डॉक्टर्स ने, हमारे डॉक्टरों ने उसका इलाज कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी, ये मुझे नहीं। चलें कादिर मंदोखेल साहब के पास चलते हैं। कादिर मंदोखेल साहब, वो कह रहे हैं हमने तो कोई खिलाफ वर्जी की ही नहीं है। तो फिर तो आसान मसला है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि गौर खान को मिला दे या किसी और को मिला दे, डॉक्टर जुल्फकार भट्टी साहब को मिला दे और जाके चेक करे, बता दे। खुद डॉक्टर भी है जो ये बगैर देखे आपको बता रहे हैं। उसका मेरे ख्याल में अच्छा है दवाई नहीं लिख के दिया उसने बगैर देखे हुए, बाकी तो सारा उसने तशखीस कर दी है। भट्टी साहब ने माशाल्लाह अच्छा डॉक्टर रहे, बगैर देखे भी इलाज कर लेते हैं। तो इनको मिला दे, मुझे ना मिला दे, आपको ना मिला दे, इनको मिला दे, राना सनाउल्लाह को मिला दे, किसी और को मिला दे। तो ये सारा सस्पेंस क्यों फैला रहे हैं? मिला दे, पता चल जाएगा। पहले भी खान साहब की मुतालिक जो रिपोर्ट है वो सारी झूठी नकली है। जो पीटीआई वाले कहते थे बीमार है, खुदा ना खास्ता दुनिया में नहीं, वो सारी झूठी निकली। अब कौन सा सच नहीं? लेकिन हुकूमत क्यों नहीं मिला रही है? अपने ही बंदे को भेज दे भाई वहां पे और बता दे भाई इमरान खान साहब ने, या एक छोटा सा वीडियो क्लिप इसकी बना दे और जी इमरान खान साहब बेहतरीन है, फर्स्ट क्लास है, कोई मसला नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सारी चीजें जो है ना वो हुकूमत को सूट करती है। इसी वजह से हुकूमत को चाहिए कि जारी बातें लोगों को तवज्जो बाकी चीजों से जो है ना वो हटे। और इसी वजह से देखे मैं और आप और भट्टी साहब भी इसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं।
तो मंदोखेल साहब, यही पॉइंट है आप जो रेस कर रहे हैं वो 8 फरवरी से मुतालिक है ना, कि हुकूमत चाहती है कि वो जो 8 फरवरी की कॉल है उसमें रखना डाला जाए, उसमें रुकावट डाली जाए, और इसलिए हुकूमत ने इस मामले को इस तरह से सामने लाया और फिर मिस हैंडलिंग हुई। देखिए, मेरे हिसाब से पहले तो ये कि पीटीआई की ये दावा तो झूठ साबित हुआ कि 25 साल बाद बसंत मनाया जा रहा है। इमरान खान साहब के दौर में भी 2018 में मनाया गया, नंबर 1 बात। जी हाँ, और जी हाँ, दूसरी उन्होंने बात इजाजत दी थी। उस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये कहा था कि ये गलत इकदाम है, ये नहीं होना चाहिए जी आपको। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, बिल्कुल यही कहता, उन्होंने मुखालफत की है। लेकिन चलो ठीक है, मतलब वो उनका 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 मनाना जो है ना वो गलत था, इनका मनाना सही है, वो ठीक है। लेकिन साथ-साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने जानबूझ के 8 तारीख को रखा कि पीटीआई के इस एहतजाज को डैमेज करना। हालाँकि मेरे हिसाब से वो वैसे ही अपनी मौत मर चुके हैं सियासी तौर पे। जब पंजाब का दौरा था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, वो नाकाम रहा। सिंध का दौरा जहाँ हमने वेलकम किए, हमारे वज़ीर इस्तकबाल के लिए खड़े थे, अजरक टोपी पहना है, उसके बावजूद 4 करोड़ वाली शहर में और 1 करोड़ वाले शहर हैदराबाद में और 25 करोड़ के जो ये दावा करते हैं, तो कितने लोग थे कराची की सड़कों पे, हैदराबाद की सड़कों पे? वज़ीर आला अकेला 40-50 गाड़ियों के साथ घूमता रहा, आपके सामने की बात है। तो मैं ये कहता हूँ हुकूमत जो है ना ये सस्पेंस क्यों फैला रहे? 8 दिन रखना गलत है। और फिर दूसरी बात ये, 1 हफ्ते तक जो मजदूरों का और गरीब लोगों का पेट पे जो लात मारा है पंजाब हुकूमत, उसका कौन जवाबदेह होगा? अब देख रहे हैं आज छुट्टी, कल छुट्टी, परसों छुट्टी, और गुजरे हुए 5 फरवरी और 2 दिन जो ना वो उसकी शब बारात की। तो 1 हफ्ता तक जो बेचारे सुबह कमाते हैं और रात को खाते हैं, अपने बच्चों को ठेला लगाते हैं, कोई दिहाड़ी मजदूर है, उनका तो 1 हफ्ते के लिए तो ये बसंत की जो ना वो बैंड चढ़ गई ना सारे। और अभी भी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चैनल में गाने और म्यूजिक की सारी चीजें चल रही है। मैं खुदा का वास्ता कुछ तो ख्याल रखे, 31 लोग जान से गए और 150 से ज्यादा जख्मी हो चुका है, उनका तो कम से कम ख्याल रखिए। वो भी हमारे पाकिस्तानी और हमारे भाई है, और जिस तरह शहादत हुई आज उनके घरों में मातम चाहो और हम वही नाच गानों में लगे हुए। भट्टी साहब, बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया इस पे मंदोखेल साहब ने। वो ये कह रहे हैं कि आज जब इतना खौफनाक किस्म का और दर्दनाक, दिल को दहला देने वाला वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया है, उसके बाद भी जो सेलिब्रेशन है ऑफ कोर्स वो होनी चाहिए, लेकिन जब इतना अफसोसनाक वाक़या हो चुका है तो जाहिर है दर्द भी होना चाहिए। अगर एक सेकंड सर, हम एक जिस्म की मानंद होते हैं, एक मुल्क है, अगर हमारा एक हिस्सा उसको चोट पहुंची है तो हम सबको ही, पूरे मुल्क को ही वो चोट पहुंची है। और उसके बाद में मुझे ये भी बताइएगा, जो दूसरा पॉइंट उन्होंने रेस किया कि बसंत जब इमरान खान के दौर में उन्होंने अलाउ किया था, और ये 20 साल की बात ही सच नहीं है, इमरान खान के दौर में अलाउ हुई थी वापस, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके बाद 2018 में, तो उस टाइम तो आप तनकीद कर रहे थे और आज वो अच्छी हो गई है, अच्छी सेलिब्रेशन हो गई है। अच्छा, अब इसमें 2 पहलू आ गए। जी सर। एक पहलू तो ये जी देखें, हमें इससे ज्यादा हमें क्या अफसोस है कि जो आज ये एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ और इसमें कितनी जानें गई और कितने लोग जख्मी हुए, ये तो एक मतलब हम सारा, हमारी हमदर्दी भी है और हम इस पे अफसोस का इजहार भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बसंत के त्यौहार की बात कर रहे हैं, ये त्यौहार तो पहले से स्टार्ट था। अब इसमें कोई हुकूमत का कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमने को उसको उनकी सेलिब्रेशन को बंद करना है, या हमने सारे टीवी चैनल्स को हमारे इसमें कंट्रोल में है कि हमने कहना है कि बिल्कुल इसको आप ना करें। अगर उस पर कोई तस्वीर आई है, कोई सेलिब्रेशन हुई है, तो आप इसमें हुकूमत को तो इल्जाम, मुर्दे इल्जाम ना ठहराए कि ये किसी को इस वाक़े का पता तो नहीं था ना। ये चीजें तो पहले, वैसे सिक्योरिटी के मामलात भी सर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अब अगर आपके, मैं ये मानती हूँ कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो पाकिस्तान के दुश्मन इस मुल्क से बाहर बैठे हैं, जो सिक्योरिटी लैब्स भी हो सकता है सर, लेकिन जिम्मेदारी कबूल करना बहुत बड़ी ज़र्फ की बात होती है। आप ये कहें कि हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर वो हुकूमत किस चीज़ की हुई सर? फिर तो वो घर जाके बैठ जाए, छुट्टी कर ले। नहीं, मैं दहशतगर्दी की बात कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा वाकया है कि जिसमें देखे, मैं इसमें कोई जितना जी जानी नुकसान हुआ है, मैं तो उसके अफसोस का इजहार कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जी देखें हम सारे कोई उसमें भरी जमा है। मैं तो कहता हूँ इसमें तमाम हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इसमें अपना एक किरदार अदा करें। सर, इसमें आज आपका सबसे पहला किरदार ये हो सकता था, जो मंदोखेल साहब भी बात कर रहे हैं, कि एटलीस्ट ये जो सेलिब्रेशन है उसको मनसूख कर देना चाहिए था। मैं पर्सनली सर लाहौर जाने के लिए तैयार थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी इस इवेंट के लिए, लेकिन जब उससे बड़ा दर्दनाक इवेंट हो चुका है, तो आपको नहीं लगता कि ये वापस रीस्केड्यूल हो सकता था? एक हुकूमत है ना, उसके कंट्रोल में है, तो उसको रीस्केड्यूल किया जा सकता था। ये मनसूख क्यों नहीं किया? आपकी हुकूमत कम अज कम ये तो कर सकती थी ना सर। देखिए, हुकूमत ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हुकूमत ने उसके बाई आर्डर कोई उसको
टीवी चैनल्स को पंजाब हुकूमत जो है वो रोक सकती है टीवी चैनल को, टीवी चैनल पर इसके अंडर तो नहीं है ना। और दूसरी बात यह है कि देखें आपके चैनल पे इमरा के वो तो उसमें पंजाब हुकूमत का कोई उसमें रोल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें सेलिब्रेशन वगैरह अगर हो रही हैं तो उसमें इंशाल्लाह ताला कोई वहाँ पे जो लीडरशिप है वो देखेगी इसको, सारे मामले को चीफ मिनिस्टर साहबा भी देखेंगे। मैं तो अभी देखे ना अभी ये वाकया हुआ है और मैं तो अभी मोटरवे पे जा रहा हूँ। मैं इसके बारे में इसलिए कोई हतमी ना मैंने टीवी चैनल देखा है ना मैंने अभी तक कोई। चले आपका पॉइंट मंदुखेल साहब के पास लेके जाती हूँ। सर वो कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का इसमें क्या लेना देना है, अब ये सिक्योरिटी का एक मामला हो ही गया है तो वो सेलिब्रेशन है वो चल रही है, पंजाब हुकूमत उसमें क्या कर सकती है? जी बिल्कुल, मैं क्या कहूँगा भट्टी साहब आई है, मैं तो ये कहूँगा बेसी की एक अलामत है और क्या है। यानी आप एक ढोल बाजे का प्रोग्राम हो, आप उसको मनसूख नहीं कर सकते हो। इतना बड़ा सानिया मेरे ख्याल में इस्लामाबाद का शायद पहला वाकया है जो 31 जाने और 150 से ज्यादा जख्मी हुए और बहुत सारे लोग सीरियस है। अभी भी इस्लामाबाद भर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी लगाई गई है और ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी टीवी चैनल वालों को जो गाने नाच वो दिखा रहे हैं वहां पे हो रहे तो दिखा रहे हैं, दिखाना नहीं चाहिए। मैं तो मजम्मत करता हूँ टीवी चैनल को भी कि चंद टकों के खातिर आप इश्तिहार की खातिर इस तरह चीजें कर रहे हो, लेकिन वहां डोल बाजे बज रहे तो ये टीवी वाले दिखा रहे। तो आप डोल बाजे बंद कर दे तो टीवी अपने आप ही मर जाएगी, इनकी अपनी पेट अपने आप ही लात पड़ जाएगी। अगर आप वो नाच गाने नहीं रोक साहब, सकते हो, इतना मरियम बड़ा नवाज साहिबा ने क्या? कुछ जो अपनी सरगर्मियां उनको मंसूख भी किया, लिबर्टी चौक पे जो उनका शो था नहीं, उसको देखिए मंसूख। देखिए देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, मरियम साहिबा की जो सरगर्मियां मनसूख करना काफी नहीं है। आपको इवेंट कैंसिल करने चाहिए। इस वजह से मैं एक चीज बताऊं आपको कि इवेंट जो है ना, वो इवेंट पे जब नाच गाने चलते रहेंगे, चाहे मरियम बीबी हो या ना हो, बाकी लोग तो मौजूद होंगे, नाच गाने तो चलते रहेंगे। तो क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल नहीं है? क्या पंजाब को उसे कोई लेना देना नहीं है? ये अलबत्ता हो सकता है कि मरियम बीबी ये कहेंगे वहां मेरी चचा का हुकूमत है, मेरी थोड़ी है, मैं तो यहाँ पे देखूंगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ अफसोसनाक अमर है। भट्टी साहब को, इनको सबको इसके ऊपर गौर करना चाहिए। यकीनन हमारे भाई है जो इतनी बड़ी तादाद में शादी हुई है और बड़े 150 से ज्यादा बता रहे जख्मी है। अभी बहुत सारे लोगों की कंडीशन जो है ना वो नाजुक भी है। मंदुखेल साहब, जो गैर मुसद्दिका ज़राए हैं उनके अभी तो जो खबरें आ रही हैं गैर मुसद्दिका, उसके मुताबिक तो ये 31 का ऑफिशियल नंबर है। हकीकत में शायद ये खुदा न ख्वास्ता इससे भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और जो जख्मियों का भी बताया जा रहा है वो इससे ज़्यादा हो सकता है गैर मुसद्दिका खबरों के मुताबिक। जी बिल्कुल, अल्लाह करे, हम तो दुआ गो उसके लिए, लेकिन उसके लिए 2-4 दिन या हफ्ता 10 दिन ये नाच गाने हम बंद नहीं कर सकते हैं। यानी आप ये समझ लो कि आप एक कल्चर है, यकीनन बसंत हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, हमारे सूबे पंजाब का कल्चर है, हर जगह मनाने चाहिए, मगर उसका भी कोई वक्त होता है। जब इमरान खान ने जो धरना दिया था 126 दिन का और एपीएस का वाकया हुआ तो इन सब ने एतराज किया है, एतराज के बाद उन्होंने उनको मनसूख किया। आपको याद होगा। तो आज अगर हम सब एतराज कर रहे हैं तो पंजाब हुकूमत सिर्फ मरियम बीबी की अपनी जो प्रोग्राम है वो मंसूख करना काफी नहीं है। आपको ये जारी बात है, ढोल बाजे जो चारों तरफ सड़कों पे चल रहे हैं और तो उसको मंसूख करे कि जारी बात है ढोल बाजे चलेंगे तो लोग सोशल मीडिया में भी दिखाएंगे, टीवी चैनल वाले भी दिखाएंगे। इसको आप रोक तो नहीं सकते, रोक दो उस तरह से कि आप उसको मंसूख कर दे। सिंध हुकूमत ने आज अपना जो प्रोग्राम था म्यूजिकल, जो पार्लियामेंटेरियन का उसका स्पीकर कॉन्फ्रेंस के बाद एक इवेंट था, उनको मंसूख किया है। हालांकि यकीनन हम दूर भी है, लेकिन दूर क्या, पाकिस्तान है, इस्लामाबाद भी है, लेकिन वहाँ इस्लामाबाद आपके साथ टच है, वफाकी हुकूमत है और सब की है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि जिस पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन जो सानिया है, जो असा हुआ है, वो तो हम सब का है, वो हमारी भाई है, हमारी बहनें जो इतनी बड़ी तादाद में कैजुअलिटी हुई है। और अल्लाह सेहत दे जो बाकी जख्मियों को, और अल्लाह करे कि ये जो डेथ है वो रेशो से ज्यादा ना हो, अल्लाह सेहत दे। तो हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जान है तो जान है, बसंत तो फिर भी मनाया जा सकता है, मगर जो इंसानी जिंदगी है वो वापस नहीं। उसे यकजहती का सबसे पहला जो इकदाम है वो यही होता था। मैं अग्री करती हूँ सर आपकी बात से। भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तो एहतजाज की तरफ जा रही है, एक तरफ आपका बसंत जोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल जो दी थी वो ताजरान को भी दी थी कि उन्होंने अपनी शॉप्स वगैरह सब बंद करनी है, जिसमें बज़ाहिर अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद ही मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि ताजरान का ये मानना है कि पहले ही हमारा बिजनेस जो है वो काफ़ी नुकसान उठा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि खासतौर पर पंजाब का मुझे बताइएगा कि ये किस हद तक सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं होगा? देखिए, पीटीआई पहले भी एहतजाज के ऐलान करती रहती है, आपको पता है, आप में आवाज हो रही थी वो इस किस्म के, आपको पता है, हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई शोशा छोड़ते हैं
उनकी ना पंजाब में अब उनका वोट बैंक है। अल्लाह ताला के फजलो करम से उन्होंने कहा था कि ये गुडियों पे जनाब इमरान खान के नाम होंगे, ये होगा वो होगा। उन्होंने हर किस्म की ये कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। और देखें यहाँ पे कोई ये नहीं है कि कोई पुलिस डिप्यूटेड है, कोई एजेंसी ने उन किसी को पकड़ा है। मुझे आप बताएं किसी किस्म का कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे कोई एहतजाज कोई ना होगा ना होना है, क्योंकि ये जो है ना, ये अब लोग इनके चेहरे को जान चुके हैं। अच्छा। कि ये जो है सिर्फ झूठे नारे लगाते हैं, सोशल मीडिया पे सिर्फ अपने प्रोग्राम को चलाते हैं, ना इनका कोई ऐसा, क्योंकि इन्होंने आज तक कोई काम तो किया नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनका एक ऐसे ही एक स्टंट प्रोग्राम चलाते हैं, कभी नाम ले लिया, कभी का फला आ गया, उनके बेटे आ रहे हैं जी, आज ये एहतजाज हो रहा है जी, आज धरना हो रहा है, आज फलाने। ये अब इतना ही रह गया इनका कि ये जेल के बाहर जो है वो चंद बंदे इकट्ठे होकर थोड़ी देर के लिए बैठे और अपना धरना दें और चले जाएं। तो इसलिए हम हुकूमत पंजाब को या पंजाब के लोगों को कोई इनसे ना खतरा है, ना पंजाब हुकूमत इसमें वरी है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग। सर पंजाब हुकूमत तो आपके मुताबिक वो तो इस्लामाबाद के वाक़े पे भी कोई खासी वरी नहीं हुई है, तो वो तो एक अलग ही कहानी हो गई है। मंदुखेल साहब मुझे ये भी बताएं कि आपके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 8 फ़रवरी की जो कॉल है उस पर वो कामयाब होंगे? आपको लगता है कि शटर डाउन इतना ईजी हो पाएगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए अब? देखिए, शटर डाउन तो ऑलरेडी है। इतवार वाले दिन है, छुट्टी वाले दिन है, बाजार बंद होते हैं। आपको किसने बोला शटर डाउन करानी है? वो तो है। हर इतवार को लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, घूमते फिरते हैं। खासतौर पे कराची में समंदर के किनारे रश होता है, पिकनिक पॉइंट पे लोग जाते हैं, तो वैसे ही बंद है। और फिर तहरीक इंसाफ कहते हैं हम रैली भी निकालेंगे। तो भाई जब आप ये कहते हैं कि पहिया जाम है, तो ये आपका पहिया क्यों चलेगा? ये 200-400 लोगों का मजमा करेंगे, टिकटॉक बनाएंगे और बाकी। और मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां सिंध के वज़रा ने इनका इस्तकबाल किया है, सुहेल अफरीदी साहब का, और सिंध हुकूमत ने उनको हर तरह से ऑफर की है। 2 दिन तक वो सिंध और हैदराबाद, सिंध के शहर हैदराबाद और कराची में सड़कों पे घूम रहे थे। कितने लोग उनके साथ थे? और फिर आखिरी दिन जो 32 घंटे पहले हमने एनओसी दिए, तो कितने लोग उनकी जलसागाह में मौजूद थे? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब क्या कामयाब होना है? छुट्टी वाले दिन है, उसके क्या कामयाब होना है? जरूर 200-400 लोग इधर उधर निकल सकते हैं, सर मार्केट्स तो खुली होती हैं सर, जो शॉपिंग मॉल्स हो गए या रूटीन में जो दुकानें होती हैं वो इतवार के दिन भी खुली होती हैं। कुछ हद तक जरूर कुछ परसेंटेज हो सकती है जो कि शॉप्स खुली हो। नहीं, मैं सिंध की बात बताऊं, या बिल्कुल कंप्लीट बंद होता है, कोई शॉपिंग सेंटर खुला नहीं होता है। अच्छा। और बिल्कुल कोई एक आध जो ना कोई वो कपड़े की कुछ मार्केट होता है जहां पश्तूनों की दुकानें होता है, वो जुमे के दिन छुट्टी करते हैं और इतवार को जो ना वो खोलते हैं। वो चंद दुकानें हो सकती है, बाकी पूरा ओवरऑल कंप्लीट बंद होता है। मैं खास तौर पे आपको कराची का बता सकता हूँ, बाकी अच्छा भट्टी साहब से मैं ठीक है, अच्छा भट्टी साहब से मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। भट्टी साहब मेरे शो के लिए अभी एक लाइंड अप थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान है, वो उनका ताल्लुक पंजाब से है। अभी तो ये धमाके का वाक़या हो गया, लेकिन मैंने प्लान ये किया था कि अगर बसंत पे बात करनी है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी पंजाब के रहनुमाओं को बुलाऊंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद पता चला कि उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया 8 फरवरी से मुतालिक। तो सर आपकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत ये क्यों कर रही है? देखिए, मुझे तो नहीं पता किसको गिरफ्तार किया है, आप अभी बता रहे हैं मुझे। अब मैं उसके बारे में कोई पंजाब के नहीं दे सकता कि उसका। सर एमपीए पंजाब के शबीर गुज्जर साहब उनका नाम है, उनको हमने इनवाइट किया था, बसंत पे बात करनी थी, हम तो लाइटर मोड पे शो करना चाह रहे थे, लेकिन पता चला कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं बज़ाहिर। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उसकी वजाहत तो तब कर सकता हूँ कि मुझे पता हो कि उसका क्या जुर्म है, क्यों गिरफ्तार हुए हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। तो मैं तो इस बारे में कोई कमेंट्स नहीं देना चाह रहा, इसलिए कि क्योंकि चलिए सर फिर इस पे मुझे अपनी राय बता दें कि क्या ये गिरफ्तारियां इस तरह से होनी चाहिए जब एक सियासी जमात ने एक सियासी एहतजाज की कॉल दे रखी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारा ये पुरअमन एहतजाज है, हम सिर्फ शटर डाउन के लिए जाएंगे और हमारी अगर कोई रैली भी निकलती है तो वो पुरअमन होगी। तो सर फिर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या राइट टू प्रोटेस्ट होगा पाकिस्तान में? अब इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि देखे ना, इतवार को 8 फरवरी है और उस दिन सारा पंजाब में भी तमाम मार्केटें बंद होती हैं, नंबर 1। अच्छा। नंबर टू अब पीटीआई की कौन सा ऐसा पुरअमन एहतजाज आज तक हुआ है कि पीटीआई जो है वो हर वक्त लोगों का जो है
उसका एहतजाज नहीं होता, बल्कि उसका पुरतशद्दद एहतजाज होता है। और वो उनका एक खासा बन गया है कि वो सारी जो नॉर्मल लाइफ है वो लोगों की डिस्टर्ब करते हैं, वो सारे ठीक है, अपने इस पे लॉ आपका एंड पॉइंट ऑर्डर आ को गया। डिस्टर्ब करते हैं। मंदोखेल साहब के पास ये पॉइंट लेके जाती हूँ। मंदोखेल साहब, प्रायर टू द इंसिडेंट बेशक अगर एक जमात की हिस्ट्री रही है कि वो क्योटिक किस्म की एक्टिविटीज करती है, वो इंस्टेबिलिटी कॉज करती है, उसके बावजूद अभी दोबारा से जब एक इवेंट होने जा रहा है तो प्रायर टू द इंसिडेंट, प्रायर टू द हैपनिंग गिरफ्तारियां होनी चाहिए। और सिंध का भी मुझे माहौल बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे रहनुमाओं को 100 से ज़्यादा के ये नंबर बताते हैं कि वहाँ पे भी गिरफ्तार किया गया, हमें एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। जो हमारी 8 फेब से मुतालिक कॉल है उसको नाकाम बनाने की सिंध हुकूमत भी कोशिश कर रही है। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा कर रही है? देखिए, आप फिगर बता रहे हैं कि जो पार्टी 25 करोड़ की दावा कर रहे हैं उनके 100 लोग गिरफ्तार हुए, तो आप अंदाजा कर लो ना कि 100 लोग ही है ना उनके। अगर गिरफ्तार हुए, नहीं होना चाहिए, मैं इस बात की हामी नहीं हूँ, लेकिन अगर गिरफ्तार हुआ है तो 100 लोग हुए, यानी 25 करोड़ में से 100 लोग हैं इनके। या पंजाब के 12 करोड़ 13 करोड़ आबादी वाले में 100 लोग गिरफ्तार हुए, यानी 100 लोग उनके है। और मैं कहता हूँ नहीं करने चाहिए न सिंध को न पंजाब को, इस वजह से कि ऑलरेडी वज़ीर आला ने जो अपना लश्कर कशी की है पंजाब के ऊपर या सिंध के ऊपर, वो तो नाकाम हो गया है। तो अब छुट्टी वाले दिन कहाँ से कामयाब हो गया? और पंजाब में जिस तरह वो बसन चल रहा है, तो वो तो वैसे लोग बसन में जो है मशगूल है, उनकी बातों में किधर आएंगे? तो ये तो सारी चीजें आपके सामने है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक आखिरी अरबा इनका, इसके बाद 1.5 महीना उनकी रेस्ट है। 15 दिन बाद रमजान है, रोजा 1 महीना रमजान का, फिर ईद के बाद फिर अगला अमल का ऐलान करेंगे। 1.5 महीने तक आपके टीवी चैनल को और बाकी चैनल जो है ना वो टॉक शो चलता रहेगा, ये जलसा हो गया, वो कामयाब हो गया, नाकाम हो गया। ठीक हो गया। मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। जुल्फिकार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करने लगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे लाहौर का रुख करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वहाँ का क्या माहौल है। आफ्टर दिस ब्रेक। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। एक बार फिर से खुशामदीद। लाहौर का रुख करेंगे जहां पे बसंत मनाई जा रही है। असद शाह हमारे रिपोर्टर हमें रिपोर्ट करेंगे। असद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद, प्लीज़ बताइएगा इस वक्त लाहौर का क्या माहौल है? जी बिल्कुल, देखें बसंत का त्यौहार है, कोई भी त्यौहार हो तो लाहौर वाले जो हैं वो मौका बिल्कुल जाने नहीं देते। तो सीएम पंजाब की जानिब से 3 रोज़ के लिए जो है वो बसंत का फेस्टिवल की इजाज़त दी गई थी। कल रात हकीकत में रोशनियों का शहर दिखाई दे रहा है। पूरे पंजाब से जो लोग हैं वो लाहौर में डेरे डाल चुके हैं। यहाँ पे तमाम होटल्स बुक हैं, तमाम छतें जो है वो बुक हो चुकी हैं। फैमिलीज़ हैं, उनकी बड़ी तादाद जो है वो पतंगबाजी कर रही है। बो काटा की आवाज़ें आ रही हैं। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि कुछ फैमिलीज़ हैं जो भरपूर जश्न मना रहे हैं। बसंत की त्यौहार के हवाले से पतंगबाजी हो रही है। ना सिर्फ लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम दिखाई दे रही है, आसमान में भी जो है वो पतंगों की ट्रैफिक की एक भरमार है। रंग बिरंगी पतंगे जो हैं वो लाहौर के आसमान पे नज़र आ रही हैं। अगर बात की जाए ओवरऑल लाहौर में जो पहला रोज़ है उसके बसंत की, तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लोग बसंत के त्यौहार में जो है वो नज़र आए हैं कि पतंगबाजी करते हुए। लेकिन दूसरी जानब बहुत सारे लोग इस बात का गिला शिकवा करते भी दिखाई दिए हैं कि कोई गुड्डी से महरूम रह गया है, कोई डोर से महरूम रह गया है, क्योंकि कम वक्त था। 30 दिसंबर को जो है वो इजाज़तनामा दिया गया था। तो डोर बनाने वाले और जो है वो पतंगे बनाने वाला, उनका कहना था कि इंतहाई मुख्तसर टाइम में इतने बड़े जो है वो मार्केट में चीज़ें पूरी करना मुश्किल काम था। उसके पंजाब हुकूमत ने बाहर से भी लाहौर में पतंगे मंगवाई थी। कहना था कि क्योंकि आज पहला रोज़ था तो हम अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है आज होटलों की जो छतें बुक करवाई गई थी वहाँ पे बसंत सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो दूसरा रोज़ और तीसरा रोज़ है वो अपने घर पे मनाएंगे, क्योंकि लाहौरिये जो है वो ख्वाबों के भी शौकीन है। तो यकीनन अब कल मेहमानों का आने का जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो पतंगबाजी के साथ जो है वो ख्वाबे और लजीजा खाने खाए जाएंगे।
अच्छा, इस सब के दौरान अभी तक को खुदा न खास्ता अफसोसनाक वाकया तो पेश नहीं आया। जो हिफाजती इक़दाम थे वो किस हद तक बेहतरीन किए गए, और कुछ खबरें तो सुबह हमने देखी थी जो रिपोर्ट कर रही थी, जहां पता चल रहा था कि कुछ अफसोसनाक वाकयात भी है, लेकिन मजीद डिटेल्स मैं आपसे चाहूंगी। देखें, ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से और पुलिस को जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बड़े सख्त अहकामात थे कि बसंत की जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद करवाया जाए, देहाती डोर जो है वो ना उड़ाने दी जाए, और जो है वो DJ या हवाई फायरिंग की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी गई थी। हवाई फायरिंग के हवाले से भी कुछ मुकदमात जो है वो पुलिस अलर्ट थी, जो है क्विक रिस्पॉन्स फोर्स अलर्ट थी, डॉल्फिन अलर्ट थी, तो मुकदमात का इंदराज हुआ है जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। इसी तरह जो गुड्डे थे, जो बारकोड के बगैर थे, स्टम्प के बगैर थे, या वो एकदम जो है वो ममनुआ थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां देखने को नजर आई हैं। इसके साथ और गालिबन ये कितनी गाड़ियां अभी इस लाहौर में एंटर हुई हैं आज? असद, अगर आपको उसके बारे में कुछ मालूम हो, क्योंकि हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान से लोग गैदर हुए लाहौर में, तो कितनी गाड़ियां जो है वो एंटर हुई इस्लामाबाद आज, सॉरी लाहौर में? देखिए, ये कहना तादाद बताना तो मुश्किल होगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो है वो गाड़ियां लाहौर में दाखिल हो चुकी हैं। जो बाबू साबू का जो रास्ता है जो लाहौर से अंदर इन होता है मुल्तान रोड की तरफ, वो शाम से ट्रैफिक बिल्कुल जाम है। इसके अलावा इस वक्त हम आज़ादी चौक मौजूद हैं। आज़ादी चौक का जो रास्ता शदारा से फ़िरोज़पुर रोड की तरफ इन होता है, यहाँ पे भी गाड़ियों की एक लंबी कतार मौजूद है। बिल्कुल आपने ये दुरुस्त कहा है कि ना सिर्फ लाहौर पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो लाहौर में बसंत के त्यौहार को मनाने के लिए उमड़ आई है। इस वक्त अगर होटल्स की मैं बात बताऊं तो होटल्स में बुकिंग हो चुकी है, लोगों को होटल में बुकिंग नहीं मिल रही। ऐसी तरह लाहौर ठीक है, ये मुझे समझ आ गया। असद, मुझे ये बताएं, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मुताबिक तो जो पिन्ने वगैरह थे उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा थी, जो काइट्स थे उनकी प्राइसेस कुछ ज़्यादा थी, तो वो असल में ऐसे ही था कुछ? और क्या ये एक अमीर तबके के ने ज़्यादा इसको एंजॉय किया, ये आम आदमी भी सेलिब्रेट कर रहा है? उसकी दस्तरस से बाहर तो नहीं थी चीज़ें? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। ये बिल्कुल हमने कल रात से आज तक जो चीज़ें कवर की हैं आवाम से, जिस तरह हमारी गुफ्तगू हुई है, बिल्कुल बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग लाहौर के ऐसे थे जो बसंत मनाने से, ये त्यौहार सेलिब्रेट करने से महरूम रह गए हैं, जिसकी बुनियादी वजह यही बनी है कि पतंग और जो डोर का जो रेट है उनकी जो है बिल्कुल वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो है वो पिन्ने का जो रेट है वो आज से एक हफ्ता पहले जो है वो 12,000 से शुरू हुआ। कल रात तक हमने उसी पिन्ने का रेट 30,000 रुपये तक देखा। इसी तरह जो गुड्डा है वो एक तावे का रेट जब बसंत का ऐलान हुआ तो 200 रुपये से शुरू हुआ, फिर 300, 400, 500 तक एक तावे का रेट, और 1.5 तावे का रेट हमने 800, 900, 1000 तक देखा। तो यकीनन जो दिहाड़ीदार तबका है, मजदूर तबका है, उसके लिए इतनी बड़ी अमाउंट निकाल के अपने बच्चों को इस बसंत के त्यौहार की खुशियों में शामिल करना बड़ा मुश्किल था। जो तनख्वाहदार तबका है या जो दिहाड़ीदार तबका है वो सिर्फ ये बसंत देख ही सका है, वो मना नहीं सका। एलीट क्लास जो तबका है, जिनके पास इतने पैसे थे कि जो पतंगे, गुड्डी, डोरों की खरीदारी कर सकते थे, छतों की जो है वो बुकिंग करवा सकते थे, खाबों का अरेंज कर सकते थे, उन्होंने तो इस त्यौहार को भरपूर एंजॉय किया है। लोगों का यही कहना था, जब हमारी कल रात से अभी तक लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि CM पंजाब या ज़िली इंतज़ामिया को ये चाहिए था कि जब आपने राड लगवाने के लिए पूरे शहर को, लाखों मोटरसाइकिलों को पाबंद किया, जब आपने दीगर SOPs को जो है वो करवाया और उस पर इम्प्लीमेंट करवाया नोटिफिकेशन के मुताबिक, तब आप रेट्स को भी जो है वो काइट एसोसिएशन वालों को भी पाबंद कर सकते थे कि एक तावे का गुड्डे का रेट यही होगा, या 1.5 तावे के गुड्डे का रेट ये होगा, या डोर या पिन्ने का रेट यही होगा। ये जो है वो दुकानदारों ने अपनी मन मर्जी के रेट लिए हैं। मोची दरवाज़ा में हमने कवरेज की, वहाँ पे भी लोग शिकायत करते दिखाई दिए, वापसी मायूस जाते दिखाई दिए, क्योंकि रेट जो है वो इतने ऊंचे हो चुके थे कल रात तक कि आम आदमी, जो मजदूर तबका या तनख्वाहदार तबका है, उसकी बस की ये बात ही नहीं रही थी। तो ये शिकवा पंजाब हुकूमत से जो है वो एक आम आदमी का दिखाई दी है अवाम कि जहाँ पे बहुत सारे कवानीन पे पुलिस ने अमल दरामद करवाया, ज़िला इंतज़ामिया ने करवाया, ऐसी DC साहिबान ने करवाया, इसी तरह ये
ठीक है असद, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। असद ने जो एक पॉइंट रेज़ किया कि एक आम आदमी की ज़रूर पंजाब हुकूमत से शिकायत रही कि जहाँ पे SOPs का इतना ख्याल रखा गया, जहाँ पे ये इतने बड़े मैसिव लेवल पे जाके एक फेस्टिवल का अरेंजमेंट हुआ, वहाँ पे प्राइसेस से मुतालिक मैनेजमेंट वो सही नहीं थी और जो नर्ख थे वो उस तरह से नहीं, क्योंकि वो हुकूमती सतह पर जब मैनेज नहीं किए गए तो मनमाने पैसे लिए दुकानदारों ने, जो कि आम आदमी कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।